नमस्कार। आप देख रहे हैं IBPS गुरुजी और IBPS RRB की नोटिफिकेशन आ चुके हैं, आप सभी को पता है और आपने थंबनेल पढ़ के ही यहाँ आए हो, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करने वाला। IBPS RRB 2020 को अब कुछ ही दिन बाकी है एग्ज़ाम होने में और आपको चाहिए एक बेस्ड स्टडी प्लान। ऐसा स्टडी प्लान जो स्टडी प्लान फॉलो करके आप अपना सिलेक्शन 100% सिलेक्शन होगा पक्का, यानी आप अपना सिलेक्शन पक्का कर पाओगे। रोज़ कितने घंटे पढ़ना चाहिए ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और ये लाइन पिछले वीडियो से रह गई है तो इसको कट कर देते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ IBPS RRB का ऐसा स्टडी प्लान जो बिगिनर्स के लिए भी सही रहेगा और मीडियम लेवल के लिए भी सही रहेगा, और जो प्रो लेवल है जिन्होंने काफ़ी सारी एग्ज़ाम दे चुके हैं उनके लिए कोई स्टडी प्लान की ज़रूरत नहीं होती, वो लोग डेफिनेटली अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको मैं ऐसा स्टडी प्लान देने वाला हूं जो 100% आपका सिलेक्शन करेगा पक्का। तो चलिए शुरू करते हैं आपको स्टडी प्लान बताने का। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमारे पास दिन कितने बाकी है। जैसे कि हमें यहाँ पे जानने को मिलता है कि ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए डेट जो डिसाइड की है इन्होंने वो है सितंबर अक्टूबर का महीना। अब हमें डेट एग्जैक्ट नहीं बताई गई कि कौन सी डेट को होगी, हमें सिर्फ इतना बता दिया गया कि सितंबर को एंड अक्टूबर के बीच में होगी। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि 1 सितंबर को ही हो रही है। 1 सितंबर 2020 को हमारी एग्जाम हो रही है। एक्चुअली 1 सितंबर से स्टार्ट होगा तो सितंबर के पहले वीक के सैटरडे संडे हो सकता है पहला एग्जाम, पहला शिफ्ट। ठीक है, तो हमने जब से मिनिमम से मिनिमम डेज हम काउंट करेंगे और उसमें ही स्टडी प्लान बनाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि मैक्सिमम लिमिट देख के करेंगे। ठीक है, तो हमने 1 सितंबर सोच लिया। आज कौन सी डेट हो रही है? 2 जुलाई। ठीक है, 2 जुलाई आज है और 1 सितंबर अप्रोक्सीमेटली जुलाई है आपके पास पूरा और अगस्त है पूरा। ठीक है, जुलाई एंड अगस्त यानी 2 महीने ही हैं और आपको करना है स्टडी। और एज अ बिगिनर आपको कुछ भी नहीं मालूम, ऐसा मैं मानता हूँ, मान के चलता हूँ। ठीक है, एज अ बिगिनर आप नए ही हो, फ्रेश कैंडिडेट हो, अभी तक कोई भी एग्जाम नहीं दिया है या फिर एग्जाम दिया है तो एक दो ही दिया है, ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है, तो उनके लिए ये है स्टडी प्लान, बेस्ड स्टडी प्लान है। आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में भी कुछ बता देते हैं। एग्जाम पैटर्न है रीजनिंग, दोनों की एग्जाम पैटर्न सेम ही है। रीजनिंग 40 मार्क 40 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स 40 मार्क 40 क्वेश्चन, सेम यहाँ पे भी सेम है। ठीक है, टोटल ओवरऑल 80 मार्क 80 क्वेश्चन और आपको टाइम मिलता है 45 मिनट्स का। यानी आपको यहाँ पे जो भी है रीजनिंग में 40 क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स में क्वांट में 40 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपको इनका कंबाइन मिलता है 45 मिनट्स। ठीक है, अब 45 मिनट्स को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, अपने हिसाब से टाइम मैनेजमेंट करना है। ठीक है, कि इसको 20 मिनट दे और इसको 25 मिनट दे, या फिर इसका वाइस वर्सा 25 इसको और 20 इसको। ठीक है, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, अगर आपको एग्जाम स्ट्रेटेजी भी चाहिए तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा एग्जाम स्ट्रेटेजी रिलेटेड कि आपको कैसे अप्रोच रखना है। बट यहाँ पे हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव है क्या? स्टडी प्लान। ऐसा स्टडी प्लान जो आपको 2 मंथ में ही क्रैश से, यानी आप बेसिक से, यानी आप अभी कुछ नहीं जानते तो बेसिक से आपका प्रिपरेशन करवाए। और बड़ा ही आसान है, डिफ़िकल्ट नहीं है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि रीजनिंग को ख़त्म होने में टाइम कितना लगता है और मैथ्स को ख़त्म होने में टाइम कितना लगता है। एक चीज़ समझ जाओ, रीजनिंग जो होता है, रीजनिंग वो जनरली रीजनिंग अगर आपको सीखना होता है ना, सीखना और उस पर वर्क करना होता है ना, तो आपको कितना टाइम चाहिए? तो रीजनिंग के लिए मैक्स टू मैक्स 25 डेज में तो रीजनिंग ख़त्म हो ही जाता है अगर आप अच्छे से भी रीजनिंग करते हो। और मैथ्स के लिए मैं मानता हूँ 1 महीना 10 दिन जितना लगता है, 1 महीना 10 दिन, 1 महीना 10 दिन जितना लगता है उसमें मैथ्स खत्म हो जाता है। ठीक है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है पता है? इंग्लिश नहीं है। अच्छी बात भी वही है और बुरी बात भी वही है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश से काफ़ी लोगों को फियर होता है, बट अब ये चीज़ समझ लो, इंग्लिश हट गया तो सबका फियर हट गया। अब सबका फियर जबकि हट गया तो सबको रीजनिंग में अच्छे मार्क्स लाने हैं, मैथ्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं। क्योंकि अगर आप रीजनिंग और मैथ्स दोनों में से किसी एक में भी वीक होंगे तो आपको प्रॉब्लम होनी ही होनी है। तो आपको रीजनिंग में भी उतनी ही मेहनत करनी है जितनी मैथ्स में करनी है, और मैथ्स में भी उतनी ही मेहनत करनी है जितनी रीजनिंग में करनी है।
ठीक है, मेरी बातों आपको समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ा जनरल परसेप्शन समझ लेते हैं कि दिन में हमारे पास कितने घंटे होते हैं। दिन में हमारे पास 24 घंटे होते हैं, ठीक है, 24 आवर्स, ठीक है। उसमें से मैं मान लेता हूँ कि आप 8 घंटे सोते हो, 8 घंटे चले गए अगर 24 घंटे में से, तो कितने बचे? 16 घंटे, ठीक है। अब 16 घंटे में से मान लेता हूँ कि मैं, आप अपने सारे काम काज करने में जो टाइम लगा देते हो वो 6 घंटे लगा देते हो, तो -6 घंटे मैं और डिडक्ट कर देता हूँ कि नहाने का, धोने का, खाने का, पीने का, आराम करने का, ठीक है। तो बच गए अंत में 10 घंटे। तो मतलब आपको 10 घंटे अगर आपके पास अवेलेबल है तो आपको 10 घंटे ज़रूर पढ़ना चाहिए, और ये 10 घंटे पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन पक्का करना है तो एक चीज़ समझ लो, आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अगर आप ऐसा समझोगे कि कोचिंग क्लासेस 2 घंटे जाके आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। सिर्फ कोचिंग क्लासेस से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप ये घंटे पढ़ोगे और लगातार पढ़ोगे, कंटिन्यूअस पढ़ोगे, कंसिस्टेंट रहोगे, तो ही आपका सिलेक्शन होगा पक्का, ठीक है। स्टडी प्लान मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो ये रहा स्टडी प्लान, ठीक है। हम मान लेते हैं कि आप से कल से शुरुआत कर लोगे, ठीक है, और वीडियो कल देख रहे हो तो परसों से शुरुआत कर लोगे तो भी कोई इशू नहीं, एक दिन में भी ये मतलब चल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप 3 जुलाई से शुरुआत करते हो तो आपको पहले दिन, देखो, दिन का 10 घंटा हमने डिसाइड किया कि 10 घंटा आपके पास है, आपको पढ़ने लायक 10 घंटा है, ठीक है। अगर पढ़ने लायक 10 घंटा है तो रीजनिंग में ये सिलेबस है, और आपको एक दिन में 10 घंटे को आप डिवाइड करना है आपको 4 और 6 घंटे से, 4 घंटे और 6 घंटे, ठीक है। अब ये मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आपको रीजनिंग को 4 घंटे देने हैं या मैथ्स को 4 घंटे देने हैं, ठीक है। रीजनिंग को 4 घंटे दिए तो मैथ्स को 6 घंटे देंगे, और रीजनिंग को 6 घंटे दिए तो मैथ्स को 4 घंटे देंगे, ठीक है। बात सिंपल सी है, आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब बात करते हैं 3 जुलाई को, यानी 3 जुलाई को आपको करना रहेगा एनालॉजी। बड़ा सिंपल सा चैप्टर है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, एक दिन में क्या मतलब 2 घंटे में ही खत्म हो जाता है, फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको उसको 4 घंटे करना है, ठीक है। अब काफ़ी लोग इसको लाइटली लेंगे, 4 घंटे इतना ज़्यादा क्यों लेना है, बट एक चीज़ समझ लो, एज अ बिगिनर आपको बेसिक कंसेप्ट भी समझना है और उस पर वर्क भी करना है, उसके एक्सरसाइज भी करनी है। मार्केट से कोई भी अच्छा सा बुक परचेस कर लो जिसमें सॉल्यूशन हो, और अगर आपने कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर लिया है तो आपको तो मिल ही गया होगा मटेरियल, ठीक है। और उसी दिन 4 घंटे ये करोगे, और मैथ्स फिर करोगे नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, एचसीएम एंड एलसीएम। अब काफ़ी लोग इसमें भी मतलब आलसाई कर लेते हैं और बोलते हैं कि ये तो हमें आता ही है। भाई साहब, आता सबको होगा, बट एक चीज़ समझ लो, आपको 40 मिनट 45 मिनट में सब कुछ ख़त्म करना है। अब 45 मिनट में आप मान लो 80 क्वेश्चन करना है, तो यानी आपको एक क्वेश्चन तो 30 सेकेंड्स में ही करना है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, तभी हो पाएगा। आधे मिनट में एक क्वेश्चन करना है तो आप एक सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करके देखो, क्या आधे घंटे में आप कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हो तो आपको प्रिपरेशन की ज़रूरत है, इसीलिए आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो एक चीज़ समझ जाओ, आपको इस पर वर्क करना है, चाहे चैप्टर आता है कि नहीं आता है, आपको एक चीज़ समझ जानी है कि आपको मेहनत करनी ही करनी है, ठीक है। तो 4 जुलाई को आपको क्लासिफिकेशन करना है, और 4 जुलाई को मतलब एनालॉजी एक दिन का 4 घंटा इनफ है, क्लासिफिकेशन के लिए भी 4 घंटा इनफ है, और 4 जुलाई को आपको मैं ये नंबर सिस्टम ही चलाना है, यानी नंबर सिस्टम आप 2 दिन पढ़ोगे, डेसिमल फ्रैक्शन और एचसीएम और एलसीएम के साथ, ठीक है, ताकि आपका जो बेसिक जो कंसेप्ट है ना वो क्लियर हो जाए और वो बड़ा मजबूत वाला बने, ठीक है। तीसरे दिन 5 जुलाई को आपको क्या करना है? कोडिंग डिकोडिंग लेना है। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स और 5 से 10 मार्क्स में आ सकता है, और आता ही है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन होता ही है एग्जाम में। और उस दिन आपको उस मैथ्स में लेना है सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। 6 जुलाई को भी आपको कोडिंग डिकोडिंग ही करना है, एडवांस लेवल तक ही कर लेना है, यानी 8 घंटे आपको टोटल कोडिंग डिकोडिंग को देने हैं, और पूरे क्वेश्चन जितने मैक्स टू मैक्स सॉल्व कर सकते हो उतने सॉल्व करने ही करने हैं, ठीक है। और 6 जुलाई को आप अप्रोक्सीमेशन मैथ्स में लोगे, ठीक है। तो आपका मतलब यहाँ पे 3 चैप्टर पूरे होंगे, मतलब एनालॉजी क्लासिफिकेशन काफ़ी कम बार अब तो आता है, बट एक चीज़ समझ लेना, एनालॉजी क्लासिफिकेशन करना ज़रूर है, क्योंकि 1 से 2 मार्क उसके भी रहते हैं, ठीक है। आपको रीजनिंग में 40 में से 40 मार्क तो लाने ही लाने हैं। अगर आपने रीजनिंग में 40 में से 40 मार्क नहीं लाए तो आप समझ जाना आपको दिक्कत होने वाली है, ठीक है। तो रीजनिंग के मतलब 3 दिन में मैंने आपके 6 मार्क कंप्लीट कर दिए, 6 मार्क का ये कंटेंट हो गया, ठीक है, 4 दिन हो गए। और यहाँ पे नंबर सिस्टम का मतलब नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन कुल मिला के अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाता है 5 to 10 मार्क्स, तो 5 to 10 मार्क का यहाँ पे कवरेज हो गया, ठीक है। अब 7 जुलाई को आप लेंगे रीजनिंग में नेक्स्ट चैप्टर डायरेक्शन सेंस स्टेस, और 8 जुलाई को लेंगे नंबर सीरीज, ठीक है।
8 जुलाई को मतलब यहाँ पे 7 जुलाई को मैथ्स में क्या लेंगे, तो अप्रोक्सीमेशन ही लेंगे। काफ़ी लोगों को लगता है कि सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन आपको आता है, बट मेरी मानो आपको सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के एटलीस्ट 500 क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए ताकि आपकी स्पीड उसमें बनी रहे। अगर आपकी स्पीड नहीं है रीजनिंग मैथ्स के ये सिंप्लीफिकेशन में अप्रोक्सीमेशन में, तो आपको मेरा वैदिक मैथ्स की सीरीज देखनी चाहिए। वहाँ पे मैंने काफ़ी सारी शॉर्ट ट्रिक्स शेयर की हैं ताकि आपकी स्पीड इंप्रूव हो सके और आपको काफ़ी सारे लॉजिक शॉर्टकट्स मिल सके मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है। 9 जुलाई को आपको ऑर्डर एंड रैंकिंग लेना है और वो 2 दिन चलाना है, 10 जुलाई को भी, ठीक है। और 9 जुलाई को नंबर सीरीज साथ में चलेगा, तो नंबर सीरीज 2 दिन आप करोगे, 8 जुलाई और 9 जुलाई, ठीक है। 10 जुलाई को आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेना है जो मैथ्स में इनइक्वालिटीज है, और 10 जुलाई को ऑर्डर एंड रैंकिंग ही चलेगा, ठीक है। 11 जुलाई को आपको अल्फ़ाबेट एंड नंबर मतलब अल्फ़ाबेट एंड पेयर फाइंडिंग का चैप्टर लेना है, और 12 जुलाई को वर्ड फॉर्मेशन का चैप्टर लेना है, ठीक है। और वर्ड फॉर्मेशन वैसे जनरली हम स्किप करते हैं, बट फिर भी आपको वो पढ़ना ज़रूरी है, आपको उसका नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है। 11 जुलाई को मैथ्स में रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रहेगा, और 12 जुलाई में मैथ्स को रहेगा एवरेज एंड एज, ठीक है। अब यहाँ पे आपका मैथ्स का कैलकुलेशन पोर्शन खत्म हो गया। ये पोर्शन ऐसा है कि ये 5 से 10 मार्क, ठीक है, इसको तीनों को मिला के, ठीक है। नंबर सीरीज 5 मार्क और क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 मार्क, मतलब आपके ये 20 मार्क तो यहीं हो गए, ठीक है। यहाँ पे कितने मार्क हुए, ये 6 मार्क, ये 7 मार्क, 7-8 मार्क, ये 9-10 मार्क, और ये 15 मार्क, मतलब 14 मार्क का यहाँ पे हो गया, ठीक है। मतलब आपको ये 14 मार्क का हो गया। अब समझो 14 तारीख को आपको सिलोग्स लेने हैं और यहाँ पे रेशन प्रोपोर्शन लेने हैं, तो 4 घंटे आप सिलोग्स पढ़ोगे और बाकी के 6 घंटे रेशन प्रोपोर्शन पढ़ोगे, ठीक है। एक दिन में रेशन प्रोपोर्शन नहीं खत्म करना है, सारे वन लाइनर चैप्टर को आपको एटलीस्ट 2 दिन तो देने ही देने हैं। मैथ में इसको बोलते हैं अरिथमेटिक चैप्टर, ठीक है। और ये चैप्टर इतने इंपॉर्टेंट है कि ताकि इसके बेस्ड ऑन ही आपका टीआई सबसे ज़्यादा इंप्रूव होगा, ठीक है। एवरेज एज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, तो ये सारे चैप्टर आपको मस्ट करने हैं, और इसी के बेस्ड ऑन आपको टीआई आता है, तो आपको टीआई भी इसी से इंप्रूव करना है, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर 2 दिन चलेंगे, तो 15 से 16 जुलाई मतलब परसेंटेज चलेंगे, रेशो चलेगा, फिर 16-17 परसेंटेज चलेंगे, और यहाँ पे 17-18 आपको इनइक्वालिटीज पढ़ना पड़ेगा। 18-19 को प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट चलेगा, और 19 को आप पजल अरेंजमेंट स्टार्ट करोगे, ठीक है। रीजनिंग में सबसे पहले एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ऑर्डर एंड रैंकिंग, अल्फाबेट एंड नंबर टेस्ट, सिलोग्स और इनइक्वालिटीज, और पजल अरेंजमेंट में आप 19 जुलाई तक पहुंच जाओगे, ठीक है। पजल अरेंजमेंट आपको करना है टोटल 4 दिन, 19, 20, 21, 22, 4 दिन आप पजल अरेंजमेंट लोगे, और बाकी के 3 दिन आप लोगे सिटिंग अरेंजमेंट। नहीं, सिटिंग अरेंजमेंट को भी आप 4 दिन दोगे। टोटल पजल और सिटिंग में 8 दिन आप गवाओगे, बट आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट 15 से 20 मार्क में आता है, तो आपको ये समझ में रहना चाहिए कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको अलॉट किए हैं 8 दिन टोटल, ठीक है। सिलोग्स को 5 मार्क का आता है। सिलोग्स या तो इनइक्वालिटी दोनों में से कोई एक ही आएगा, 5 नंबर में आएगा, तो यहाँ से 5 नंबर छूट जाएंगे आपके, और यहाँ पे 15 से 20 नंबर बन जाएंगे, ठीक है। तो अगर 26 तक आ गए तो आपके सिटिंग अरेंजमेंट भी कंप्लीट हो जाना चाहिए। जुलाई महीने का 26 तारीख की बात कर रहा हूँ, और 20 जुलाई को ही आपको डेटा इंटरप्रिटेशन स्टार्ट कर देना। डेटा इंटरप्रिटेशन में काफ़ी सारी टाइप्स होती है, जैसे कि बार चार्ट, लाइन चार्ट, फिर मतलब पाई चार्ट, फिर केसलेट, फिर कौन सा होता है, पिलर चार्ट, फिर मतलब काफ़ी सारे तरह तरह के चार्ट होते हैं। वो चार्ट आपको कंप्लीट करने हैं। ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल पे नहीं जाना है, आपको इतना समझ जाना है कि एग्ज़ाम लेवल का पढ़ लेना है, तो एग्ज़ाम लेवल का आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये डेटा इंटरप्रिटेशन आप पढ़ोगे 5 दिन, 20 से लेके 24 तक, ठीक है। 5 दिन डेटा इंटरप्रिटेशन में आपका इनफ से हो जाएगा, और इसी डेटा इंटरप्रिटेशन में आपके ये चैप्टर का रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि उसी के बेस्ड ऑन आपको मेजोरिटी क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। फिर 25 जुलाई से आपको स्टार्ट करना है मैथ्स के बाकी के एरिथमेटिक चैप्टर, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट 2 दिन चलेगा, पार्टनरशिप 2 दिन चलेगा, टाइम एंड वर्क 2 दिन चलेगा, यहाँ पे इनपुट आउटपुट 2 दिन चलेगा, ब्लड रिलेशन 2 दिन चलेगा, ठीक है। तो आपको दिन में 2 सब्जेक्ट डेफिनेटली अटेम्प्ट करने हैं। आप ऐसा सोचोगे कि पहले 30 दिन मैं रीजनिंग करूँगा, बाकी 30 दिन मैं मैथ्स करूँगा, ऐसा कभी मत करना, क्योंकि पहले 30 दिन का ब्लफ हो जाएगा, तो बाकी के 30 दिन में आपको लोड ज़्यादा पड़ जाएगा, ठीक है। तो कोर्स सबसे पहले जैसे ही मतलब ख़त्म कर सको उतनी जल्दी ख़त्म करो, ठीक है। आप 10 से लेके 12 घंटे पढ़ सकते हो तो 12 घंटे पढ़ो, 14 घंटे पढ़ सकते हो तो 14 घंटे पढ़ो, बट अपना सिलेक्शन होना चाहिए पक्का, ये चीज़ समझ जाओ, ठीक है। तो आपको मैंने यहाँ जुलाई तक का मतलब बता दिया। जुलाई में रीजनिंग का कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है 90%, कुछ 10% बाकी है, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखा रहा हूँ। और मैथ्स का कोर्स खत्म होता है 60%। मैथ्स में अभी काफ़ी सारे चैप्टर्स बाकी हैं, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लेना, क्लियर करके वापस से प्रीवियस जाके, तो आपको सारा मतलब मिल जाएगा कि डे बाय डे कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट 3 अगस्त को आ जाएंगे। ये 3 अगस्त से मैंने क्यों लिया है, क्योंकि मतलब आगे के दिन छूट गए हैं,
ठीक है। इसको आप में यही समझ लेना, ये 1 अगस्त है, या तो फिर आपका रेस्ट डे, या तो फिर आपको वो रिवीजन करना है यहाँ वाला, ठीक है। 31 जुलाई, तो 1 अगस्त और 2 अगस्त को आपको ये सारे चैप्टर्स रिवीजन करने हैं, आपको कोई एक मॉक टेस्ट दे देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपको रीजनिंग में डेटा सफिशिएंसी लेनी है, 2 दिन करना है। डेटा सफिशिएंसी को भी निगलेक्ट नहीं करना है, अगर आप निगलेक्ट करोगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और 3 अगस्त को पाइप एंड सिस्टम 2 दिन, मिक्सचर एलिगेशन 2 दिन, स्पीड एंड डिस्टेंस 2 दिन, बोट एंड स्ट्रीम 2 दिन, ट्रेन 2 दिन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन 2 दिन, प्रोबेबिलिटी 2 दिन, और मेंसुरेशन को 2 से 3 दिन दे सकते हो, बट ज़्यादा दिन नहीं दे पाओगे, क्योंकि मेंसुरेशन आपने पढ़ चुका है 10th स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड में, तो मेंसुरेशन वैसा ही होता है, क्योंकि इन सभी एग्जाम का लेवल जो होता है ना, वो 10th स्टैंडर्ड से अबोव नहीं होता, ठीक है। 10th स्टैंडर्ड तक ही होता है, तो आपको वहाँ तक का ही पढ़ना है, ठीक है। बाकी यहाँ पे रीजनिंग की बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग, देखो असिस्टेंट में लॉजिकल रीजनिंग नहीं पूछते हैं, पीओ मेंस में ही पूछते हैं, पीओ के एग्जाम में ही पूछते हैं, और वो भी मेंस में ही पूछेंगे। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में लॉजिकल रीजनिंग पूछने वाले नहीं है, बट आप जैसे कि बेसिक कंसेप्ट से शुरू कर रहे हो तो आपको ये आना ज़रूरी है। और 9 अगस्त को आप लेंगे डिसीजन मेकिंग, और 12th अगस्त को आप लेंगे सीरीज टेस्ट, ठीक है। तो आपका इस प्रकार से 12th अगस्त तक आपका पूरा रीजनिंग खत्म हो जाएगा, और 17 अगस्त तक आपका यानी मान लो 20 अगस्त तक आपका क्या हो जाएगा, मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर भी सितंबर हमने माना है प्रेडिक्टेबल डेट, ठीक है। 1 सितंबर को हमारे एग्जाम है, तो आपको यहाँ पे जैसे ही रीजनिंग खत्म हो जाए, आपको शुरू करने हैं मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट 1, मॉक टेस्ट 2। वाकई मैथ्स खत्म नहीं हुआ होगा उस दिन पे, बट आपको मॉक टेस्ट देना शुरू कर देना, क्योंकि रीजनिंग का टाइम फिर बच रहा होगा, ठीक है। रीजनिंग को रिपीट करना चाहते हो तो 2 दिन 3 दिन रिपीट ले सकते हो, बट मेरी मानो तो आप मॉक टेस्ट ले लो, मॉक टेस्ट में ही रीजनिंग रिपीट हो जाएगा, ठीक है। मॉक टेस्ट पूरा सॉल्व करने के बाद आपको जो जो क्वेश्चन नहीं आए वो आपको सॉल्व करने हैं, बाय सेल्फ सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। मॉक टेस्ट देने में आपको लगेगा 1 घंटा, ठीक है, 45 मिनट्स लगेगा, और मैं शुरुआत और लैपटॉप ऑन बॉन करने में मैं आपको मान लेता हूँ 1 घंटा लग रहा है, ठीक है। उसके बाद सॉल्व करने में 2 घंटे तो लगने ही चाहिए। अगर आपको 2 घंटे नहीं लग रहे हैं, इन शॉर्ट आप पूरा मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं कर रहे हो, ठीक है। आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करके वो चीज़ करनी चाहिए, ठीक है। उसी तरह से आप 31 अगस्त को टोटल 18 मॉक टेस्ट दे चुके होने चाहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट जितने ज़्यादा देखो तो उतने ज़्यादा आपके प्रोबेबिलिटी बन जाएगी कि आपका सिलेक्शन हो जाए। एक चीज़ समझ जाना, अगर आप मेहनत नहीं करोगे, अगर आप ऐसा सोचोगे कि 2 घंटे में कितनी भी अच्छी इंस्टीट्यूट क्यों ना हो, कितने भी अच्छे से सर्स और फैकल्टीज़ क्यों ना हो, आप एक चीज़ समझ जाओ, जब तक आप प्रिपरेशन नहीं करोगे, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, जब तक आप अपने एफर्ट नहीं डालोगे, आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है, ठीक है। तो आपके अपने एफर्ट डालने ही पड़ेंगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा पक्का। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। एक चीज़ समझ जाओ, दिन के 10 घंटे मिनिमम तो आपको अलॉट करने हैं। मैं मान लेता हूँ 10 घंटे ही आप अलॉट कर रहे हो, तो उसके 2 डिवीजन बना लो, एक तो 4 घंटे और एक तो 6 घंटे, ठीक है। आपको 4 घंटे में रीजनिंग करना है तो रीजनिंग करो, मैथ्स करना है तो मैथ्स करो, और 6 घंटे में अगर यहाँ रीजनिंग करो तो यहाँ पे मैथ्स, तो ऐसे करके करना है, ठीक है। दिन में 2 सब्जेक्ट लेना ज़रूरी है। आप सिर्फ एक सब्जेक्ट लेने लेने बैठोगे तो बोरियत हो जाएगी, और एक सब्जेक्ट से एक भी प्रॉब्लम हो जाएगा कि आप एक सब्जेक्ट में पीछे चले जाओगे, ठीक है। ऐसा कभी मत करना कि 30 डेज ये करूँगा 30 डेज वो करूँगा, आप दोनों सब्जेक्ट साथ में पढ़ोगे, एक चीज़ समझ जाना, ठीक है। और कोई भी चैप्टर मैक्स टू मैक्स 2 दिन देना, ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब जो डेटा इंटरप्रेशन है, सिटिंग अरेंजमेंट है, तो उनको 3 से 4 दिन, जो 4 4 दिन जैसे अलॉट किए वैसे देने हैं, ठीक है। आपको बेसिक कंसेप्ट सबसे पहले समझना है, फिर ही सब कुछ आगे जाना है। अगर आप बेसिक कंसेप्ट नहीं समझ रहे हो, आपको दिक्कत होने वाली है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको फुल प्रूफ प्लान मिल गया है, तो ये स्टडी प्लान आप फॉलो करोगे तो आपका सिलेक्शन होगा डेफिनेटली पक्का, ठीक है। आपको ये स्टडी प्लान फॉलो करना है। एक चीज़ समझ जाना, मेहनत तो लगती ही है। अगर आप ऐसा मतलब कोई ऐसा बोलता है कि भाई मैंने यूं ही क्रैक कर लिया, तो ऐसा कुछ नहीं होता भाई। मेहनत तो लगती ही है, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो दिन का 10 घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। मैंने आपके लिए एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड की है, हाउ टू रिमेंबर मैथ्स टेबल अप टू 30। अगर आपको अब तक भी 30 तक के मैथ टेबल नहीं याद है, तो आपको ये सबसे आसान तरीका वाला वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इससे आपका क्या होगा, 30 तक के मैथ टेबल रेडी हो जाएंगे, तो मैथ्स में आसानी रहेगी आपको सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करने में, ठीक है। इसका लिंक मैं इस आई बटन पे दे दूंगा, तो आप वो आई बटन चेकआउट कर लेना, ठीक है। ताकि आई बटन पे आप चेकआउट करोगे तो आपको मिल जाएगा इसका वीडियो, ठीक है। आपके लिए और एक मैंने वीडियो भी बनाया है कि हाउ टू रिमेंबर स्क्वायर्स अप टू 50। अगर आपको 50 तक के स्क्वायर्स भी नहीं याद है, देखो एग्जाम में स्क्वायर्स का मतलब सिंप्लीफिकेशन आ गया और आप स्क्वायर उस रन टाइम पे करने बैठे, तो कोई मतलब ही नहीं है। आपको 30 सेकंड में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, और आप 30 सेकंड्स में वो स्क्वायर ढूंढोगे सबसे पहले, तो
तो आपके मतलब मार्क्स पीछे ही हो जाएंगे। आपको आता होगा ज़रूर, बट आपको स्पीड ना होने की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो एक चीज़ समझ जाना, आपको ये वीडियो भी देख लेना चाहिए कि 50 तक के स्क्वायर आप कितने अच्छे तरीके से याद रख सकते हो। ठीक है, सबसे आसान तरीका, आप भूल ही नहीं पाओगे। और ये स्क्वायर ट्रिक तो ऐसी है कि आप भूल डेफिनेटली नहीं पाओगे। इसका भी लिंक मैंने आई बटन पे छोड़ दिया है, तो आपको आई बटन पे क्लिक करके चेकआउट ज़रूर कर लेना है, और सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिलने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने एक और ट्रिक आपके लिए छोड़ा है, बेस ट्रिक टू मल्टीप्लाई एनी नंबर्स। यूनिवर्सल ट्रिक है, सिर्फ एक ही ट्रिक है, 5 सेकंड्स में आप कितने भी बड़े नंबर लार्जर मल्टीप्लिकेशन क्यों ना हो आप आसानी से कर पाओगे। ऐसी ट्रिक है, सिर्फ एक ही ट्रिक, आप कोई भी मल्टीप्लिकेशन कर पाओगे। ठीक है, कोई भी, मतलब जैसे कि 913 × 724, या फिर 1023 × 9145, या फिर 23 × 52, या तो 112 × 317। आप ऐसे कोई भी मल्टीप्लिकेशन बड़े ही आसान तरीके से कर पाओगे, और ये भी सबसे आसान तरीका ही है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं झोल झाल किया है कि आपको दिक्कत हो। तो इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे दे दिया है, तो आपको ये वीडियो भी चेकआउट करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी मैथ्स में स्पीड इंप्रूव हो जाएगी, और आप मैथ्स में ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर पाओगे। ठीक है, और मैंने एक यूनिवर्सल ट्रिक भी छोड़ी है कि मतलब 1 से 50 तक के स्क्वायर तो आप याद कर लोगे, ठीक है, उस ट्रिक से। बट अगर आपको यूनिवर्सल मतलब कोई भी नंबर का स्क्वायर करना है, तो आप कैसे करोगे। ठीक है, तो 1 to 1000 तक के स्क्वायर सिर्फ 5 सेकंड्स में आप निकाल पाओगे। ये वैदिक मैथ्स ट्रिक है, और वैदिक मैथ्स के मैंने प्लेलिस्ट पूरी बना के रखी है। ठीक है, आपको वो मैं एंड स्क्रीन पे दे दूंगा प्लेलिस्ट, अगर आपको देखनी है तो एक बार चेकआउट ज़रूर करना। और ये जो स्क्वायर की ट्रिक है, ये तो मिस मत ही करना, क्योंकि ये ट्रिक्स बहुत ही लाजवाब है। सिर्फ 5 सेकंड में आप कर पाओगे कोई भी 1 से लेकर 1000 तक के स्क्वायर। ठीक है, जैसे कि 420 का स्क्वायर करना है, फिर वही 985 का स्क्वायर करना है, फिर 911 का स्क्वायर करना है, तो आप बड़े ही आसान तरीके से कर पाओगे। और ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स, मतलब कुछ लिमिटेड क्वेश्चन के लिए मैंने डाली है, तो ये भी आप ज़रूर से चेकआउट कर सकते हो। इसकी भी लिंक मैंने आई बटन पे छोड़ी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टडी प्लान भी पसंद आया होगा, और ये सारे वीडियोस भी पसंद आए होंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना, और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसको नोटिफिकेशन सीधा मिल जाए। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया, तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो जल्दी से कर लो, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको मिलता हूँ हर रोज़, मैक्स टू मैक्स टाइम एक्टिव मिल जाता हूँ। तो इंस्टाग्राम की ID है IBPS_गुरुजी। ठीक है, वीडियो देखने में बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। मैं इसके बाद डालने वाला हूँ एग्जाम स्ट्रेटेजी, तो ज़रूर से चेकआउट करना।